हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट IQ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेपर 2 कॉमर्स में से यूनिट नंबर 7 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा यूनिट नंबर 7 में आता है। तो इसका मैं आज आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ, क्योंकि ये जो हमारा लास्ट 1 मंथ रह गया है प्रेपरेशन का, तो इसमें अगर हम थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए और बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। और अब तक जो हमारे आप अगर पेपर के 1 मंथ पहले पे खड़े हो तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही हद तक ऐसा मुझे लगता है कि क्लियर होंगे। आपने एक एक बार चीज़ों को पढ़ रखा होगा। तो अब ये टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नोट्स से पढ़ रहे हैं। हमने सिर्फ चीज़ों के की पॉइंट्स उठाने हैं, सिर्फ उनका ओवरव्यू करना है। तो मैं भी यहाँ आपके लिए वही लेके आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें आपको पढ़ाने वाली नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको उन चीज़ों का मेन पॉइंट, सिर्फ आपको कीवर्ड्स बताऊंगी जो जिसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है और जो उनके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस वीडियो के 1 से 2 या फिर 3 पार्ट बनेंगे। तो मैं 3 पार्ट्स में ऐसा है कि इस चीज़ को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करूँगी। इन 3 पार्ट्स को अगर आप देख लेंगे, 2 या 3 जितने भी होंगे, तो आपको क्या है कि इसको दोबारा बुक खोलकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को 2 से 3 बार ही देख लेंगे तो आपका पेपर के पहले अगर 2 से 3 बार ही देख लेंगे तो एग्ज़ाम तक आपका जो है ओवरव्यू इसका हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं सारी यूनिट्स के ओवरव्यू आपके पास लेके आऊँगी। तो आपने बस चैनल के साथ जुड़े रहना है और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। तो चलिए अपने टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आज के टॉपिक के साथ सबसे पहले हमने बैंकिंग की इंट्रोडक्शन दी हुई है यहाँ पर। तो बैंकिंग वर्ड जो है वो किससे बना है? एक वर्ड है बेंची और एक है बैंक, इससे बना है। तो देखिए इन दोनों वर्ड्स का मतलब, ये ग्रीक के वर्ड्स हैं। इनका मतलब है कि वो जगह, बैंक वो जगह होती है जिसमें हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और उसमें क्या है, अपनी सेविंग्स डिपॉजिट कराते हैं और ज़रूरत के टाइम पे वहाँ से लोन भी लिया जा सकता है। तो दिस इज़ बेसिकली द मीनिंग ऑफ बैंकिंग। तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो बैंक था, दुनिया का सबसे पहला बैंक था, वो था कैरा दे सैन जॉर्जियो, जो कि 1148 में इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट जो है पब्लिक बैंक पूरे वर्ल्ड का, वो था बैंक ऑफ विनाइस, एस्टेब्लिश हुआ था 1157 में। तो ये थोड़ा सा मैं डिटेल्स आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, नाम और उसके डेट्स पता होनी चाहिए। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो पार्ट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग में आप मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं घुमा के। एक आपको केस स्टडी एक आपको सिचुएशन दे सकते हैं और एक आपको सिंपल पूछ सकते हैं कि क्या फीचर है या क्या नहीं है। तो फीचर्स आपके ऑन टिप्स होने बहुत ज़रूरी हैं बैंकिंग के। सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ लोन्स। देखिए एक होते हैं बैंक्स, एक होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपको दोनों को पढ़ने के लिए बोला गया है इस यूनिट में। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये है कि सिर्फ पैसे को डील करना इज़ नॉट अ वर्किंग ऑफ बैंकिंग, ठीक है। अगर आप पैसे में डील कर रहे हो तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक हो, ठीक है। आपको अपने नाम के आगे बैंक लगवाने के लिए 2 काम करने ज़रूरी हैं, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ लोन्स। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन ये दोनों काम करता है, ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एज अ बैंक। उसके बाद है डीलिंग इन मनी। तो ऑब्वियसली है, अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट्स को और लोन को दे रहे हैं तो हम डीलिंग तो कर ही रहे हैं मनी में। तीसरा है इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में कुछ है कि फर्म नहीं हो सकती, इंडिविजुअल नहीं, लेकिन वैसे ऐसा बोला गया है कि 10% जो है वो कंपलसरी है फॉर अ बैंकिंग बिजनेस, ऐसा कंपनीज एक्ट में बोला गया है। बट कैरेक्टरिस्टिक्स यही आता है कैरेक्टरिस्टिक में कि इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी। इंडिविजुअल का यहाँ मतलब ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल शुरू कर सकता है, नो। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर ये है कि पर्सन्स भी शुरू कर सकते हैं, कोई फर्म भी हो सकती है और कोई कंपनी भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है। वैसे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 10 है। और उसके बाद इट इज़ मेजरली अ सोसाइटी और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंगेज्ड इन अ बैंकिंग बिजनेस। तो कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, कोई भी सोसाइटी हो सकती है, मेजरली जो बैंकिंग का बिजनेस करे। तो बैंकिंग के बिजनेस के लिए मैंने आपको बताया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ लोन्स कंपल्सरी 2 फीचर्स हैं।
तो उसके बाद है वर्क्स विद प्रॉफिट एंड सर्विस मोटिव। तो दोनों ही मोटिव इसके होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्विस मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट का कोई इंटेंशन नहीं है। तो दोनों ही इंटेंशन इनके होते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं और सर्विस का इंटेंशन लेके भी चलते हैं। उसके बाद एजेंसी एंड यूटिलिटी फंक्शंस हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, हो सकता है पार्ट 2 में करें, तो वहाँ पर हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एजेंसी फंक्शंस वो होते हैं जहाँ पर बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है, और यूटिलिटी फंक्शंस वो होते हैं जहाँ पर बैंक हमारे हेल्प कर रहा है कुछ कामों को करने के लिए। तो यहाँ पर आपको यही समझना है अभी कि एजेंसी और यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं, डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद ईजी पेमेंट्स एंड विड्रॉल्स होते हैं। तो बैंकिंग उसकी आइडेंटिटी होती है। तो अगर हम बोलते हैं आईसीआईसी बैंक, तो बैंक से हमें ये पता चलता है कि ये एक्सेप्ट भी करेंगे हमारे डिपॉजिट्स को और हमें लोन भी देंगे। तो ये 2 काम वो कंपलसरी करता होगा अगर उसके नाम के आगे बैंक लगा है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद बैंकिंग की क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप मान के चलिए कि आपको एक सिचुएशन दे देंगे या एक लाइन दे देंगे, आपको पूछेंगे या फिर कुछ 3-4 फीचर्स दे देंगे, आपको ये पूछा जा सकता है कि ये किसके फीचर्स हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सा बैंक, क्या क्या उसके काम है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। सबसे पहले ऑनरशिप के बेस पे, तो अलग अलग बेसिस पे डिवीज़न करी हुई है इनकी। ऑनरशिप के बेसिस पे बैंक कितने तरह का होता है, एक तो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, द बैंक विच आर ऑन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट आर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो देखिए, जो जिसमें ऑनर होता है, गवर्नमेंट होती है, और उस चीज़ को कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट ही कर रही है, वो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। इन जो बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। देखिए, कई बार ये जो होता है कि ये प्रॉफिट के लिए काम कई बार नहीं भी करते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट है, सरकार के अंडर काम कर रहे हैं। तो इनका मेजरली मोटिव ये है कि जो जनरल पब्लिक है उनको बैंकिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, और जो सोशल वेलफेयर है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है। प्रॉफिट मोटिव थोड़ा कम ही होता है। प्रॉफिट होता है लेकिन सेकेंडरी मोटिव है, जो प्राइमरी मोटिव इनका होता है वो सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पर 14 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो 1969 में नेशनलाइज्ड किए गए, और 6 और बैंक थे जो 1980 में नेशनलाइज्ड किए गए। तो अब तक जो 20 बैंक हैं वो नेशनलाइज्ड कर चुके हैं हम इंडिया में। क्लियर। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, सरकारी बैंक हो गए। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं ऑन कंट्रोल एंड रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ऑब्वियसली प्राइवेट तो वही होंगे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाए जाते हैं। अगर इफ़ मोर देन 1 इंडिविजुअल हैव शेयर इन सच बैंक देन दे हैव कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द शेयर हेल्ड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कुछ रोल नहीं होता, तो उनका प्रॉफिट मोटिव ही होता है। तो वो कैसे प्रॉफिट को शेयर करेंगे, कैसे अपना कंट्रोल रखेंगे उस पर, जिस हिसाब से उन्होंने बैंक्स के शेयर खरीदे हैं। जिसने ज़्यादा, मान लीजिए जिसकी ऑनरशिप है 60%, तो उसका कंट्रोल भी ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। जिसकी 30 है उसका कंट्रोल कम होगा, जिसका 10% शेयर है तो उसका कंट्रोल सबसे कम होगा। तो जिस हिसाब से उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उस हिसाब से वो अपना कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि ये एक तरह का बिजनेस हो गया फिर। क्लियर। दे आर एस्टेब्लिश बाय सोल मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो बिल्कुल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं यहाँ पर, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक एंड कैनरा बैंक, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। उसके बाद है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं जो ज्वाइंटली एस्टेब्लिश करे जाते हैं बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। मान लीजिए 3 से 4 पर्सन्स ने ऐसा सोचा कि हम कॉपरेटली, मतलब अपना अलग होकर चारों इक्वली शेयर करके कुछ बैंकिंग बिजनेस को ओपन करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा कोऑपरेटिव बैंक। बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के द्वारा खरीदे जाते हैं, मतलब सोसाइटी के ही कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उन्होंने अपने अपने शेयर्स खरीद रखे होते हैं उसमें। तो मोस्टली इनमें क्या होता है कि हर एक का इक्वल ही शेयर होता है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है किसी का ज़्यादा है कम है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जो बंदे उसको स्टार्ट करते हैं, ओनर्स, उनका इक्वल ही शेयर होता है। बैंक्स बाय हेल्प म्यूचुअल हेल्प ऑफ मेंबर एंड अफेयर्स आर मैनेज्ड बाय शेयर होल्डर्स। तो अपने आप ही उसको मैनेज करते हैं, अपने आप ही वो एक दूसरे की हेल्प से बैंकिंग बिजनेस को रन करते हैं। तो इसका गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, ना ही इनको ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से। हाँ, आरबीआई से इन सम ऑफ द केसेस वो चाहें तो रेमिटेंस ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ हेल्प नहीं मिलती इनको। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स की एग्जांपल है रीजनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो हमारे रीजनल लेवल पे होती हैं, टाउन्स में होती हैं या विलेजेस में होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़।
उसके बाद लॉ के बेसिस पे दो तरीके से क्लासिफिकेशन करी हुई है। एक तो होते हैं स्केड्यूल्ड बैंक, एक नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। तो इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो आरबीआई एक्ट 1934 का स्केड्यूल नंबर 2 है, वो कुछ बैंक्स के नाम उसके अंदर लिस्टेड है। जिन बैंक्स के नाम उस स्केड्यूल 2 के अंदर लिस्टेड हैं वो होते हैं हमारे स्केड्यूल्ड बैंक। जिनके नाम उस स्केड्यूल में लिस्टेड नहीं है तो वो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा स्केड्यूल्ड बैंक के नाम आपको बता दूंगी। उनके अलावा जो बैंक्स होंगे वो सारे नॉन स्केड्यूल्ड होंगे। तो मैं आपको फॉर श्योर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपका स्केड्यूल एंड नॉन स्केड्यूल बैंक्स के नाम ज़रूर बता दूंगी, क्योंकि बहुत चांसेस हैं, क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन अब वो लेवल बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को डेप्थ से पूछना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट की डिटेल में जाकर पूछ रहे हैं। तो बहुत चांसेस हैं कि इस बार आपको ये पूछा जा सके कि स्केड्यूल बैंक इनमें से कौन है या कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल मैं आपको नाम उनके ज़रूर बता दूंगी, तो इस बात की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह होते हैं। इनकी पेड अप कैपिटल होती है 5 लाख। जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं उनकी लेस देन 5 लाख होती है। वैसे सिर्फ 3 ऐसे बैंक्स हैं इंडिया में जो नॉन स्केड्यूल्ड हैं, क्योंकि नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स को कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी रेमिटेंसेज हैं जो आरबीआई के द्वारा फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाती हैं, इसलिए नॉन स्केड्यूल्ड बैंक की जो गिनती है वो कम होती जा रही है इंडिया के अंदर। तो या तो कोई बैंक प्राइवेट होगा या तो स्केड्यूल्ड होगा। नॉन स्केड्यूल्ड का थोड़ा ट्रेंड जो है वो इंडिया में बहुत कम है। उसके बाद फंक्शंस के बेसिस पे किन किन नामों से बैंक्स को जाना जाता है। सबसे पहले तो आते हैं कॉमर्शियल बैंक। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉमर्शियल बैंक का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं यूजीसी नेट के पेपर के अंदर। पेपर 2 कॉमर्स में भी पूछते हैं, चांसेस हैं मैनेजमेंट में भी पूछते हैं। मैनेजमेंट, अगर कोई मैनेजमेंट से है और इस वीडियो को देख रहा है तो बहुत से चांसेस हैं कि वो मैनेजमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछे, क्योंकि एक अकाउंटेंसी नहीं होती है, बाकी मैनेजमेंट का सिलेबस जो है वो कॉमर्स जैसा ही होता है। तो बैंक, अगर मैनेजमेंट से कोई देख रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि कॉमर्शियल बैंक के बारे में, उसके फंक्शंस वगैरह सब कुछ आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। कॉमर्शियल बैंक को देखिए चेक डिपॉजिट बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि जो लाइसेंस गिवन होता है कॉमर्शियल बैंक को वो देता है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, और इन बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। जो प्रिंसिपल फंड है इनका वो क्रेडिट क्रिएशन से आता है। क्रेडिट क्रिएशन होती है कि ये बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स, जो अपने डिपॉजिट्स हैं उनको इंक्रीज़ कर रहे हैं। डिपॉजिट्स को इंक्रीज़ करना इनका क्रेडिट क्रिएशन। जब हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में क्रेडिट क्रिएशन समझाऊंगी। अभी आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि क्रेडिट क्रिएशन मतलब अपने जो नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं उनको, डिपॉजिट्स हैं उनको इंक्रीज़ करना, दिस इज़ क्रेडिट क्रिएशन। अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करके चलना, क्योंकि यहाँ पर इनका जो सोल मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो देखिए, एक जगह वो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह वो हमें लोन दे रहे हैं, तो दोनों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना। हम जो डिपॉजिट उनको दे रहे हैं उस पर उन्होंने इंटरेस्ट लगा के हमें देना है, और हम जो उनसे लोन लेते हैं उस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देनी होती है। इन दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रॉफिट ऑफ द बैंक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि क्रेडिट क्रिएशन ऐसे ही होता है। उसके बाद कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को भी लोन देते हैं, आरबीआई को भी देते हैं प्लस गवर्नमेंट को भी देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको ये पूछ रहे कि कौन सा ऐसा बैंक है जो आरबीआई को प्लस गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है, तो वो होगा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक से इन केस ऑफ नीड आरबीआई और गवर्नमेंट जो है वो लोन ले सकते हैं। जब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे तो डिटेल में सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। कॉमर्शियल बैंक्स की एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक। तो ये सारे हो गए आपके कॉमर्शियल बैंक। देखिए फॉरेन बैंक्स का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चलने लगा है, क्योंकि 24/7 बैंकिंग सिस्टम आजकल बहुत चल रही है। 24/7 बैंकिंग सिस्टम चल रही है कि बैंक्स जो है आप कभी भी बैंकिंग सर्विसेज जो है अवेल कर सकते हैं वहाँ जाकर। तो 24/7 बैंकिंग की फैसिलिटी सिर्फ फॉरेन बैंक्स में आजकल चल रही है, तो इसलिए फॉरेन बैंक्स पे हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड में है। तो फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? ऐसे बैंक जो फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुए हैं। देखो, मैंने आपको समझाया कि ये एक कंपनी की तरह होते हैं, तो कंपनी है तो ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेशन तो हो रही होगी इनकी। इनकॉर्पोरेट हुए हैं एज अ फॉरेन कंपनी, मतलब एक फॉरेन कंट्री के अंदर उनकी इनकॉर्पोरेशन हुई है, तो लेकिन उन्होंने ब्रांचेस इंडिया में भी इस्टेब्लिश कर रखी हैं, तो उनको हम फॉरेन बैंक कहेंगे।
इंडियन बैंक वो होगा जिसकी इनकॉर्पोरेशन भी इंडिया में हुई है और वो वर्क भी इंडिया में ही कर रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा नेशनल बैंक। इनका फंक्शन होता है क्रेडिट अरेंजमेंट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स है अगर उनमें हेल्प करते हैं। इनके हेड ऑफिस जो होते हैं, हेड ऑफिस वो फॉरेन कंट्रीज़ में ही होते हैं जहाँ पर उनकी इनकॉर्पोरेशन हुई है। मान लीजिए कोई अमेरिकन बेस्ड बैंक है, तो उनका हेड ऑफिस जो है वो अमेरिका में होगा, लेकिन वो यहाँ पर ड्यू टू बिजनेस पर्पस या कोई और पर्पस के लिए या ट्रेड करना चाहते हैं यहाँ पर, या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, या फिर अपने बैंकिंग बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसके लिए वो ब्रांचेस खोल सकते हैं, लेकिन उनकी जो इनकॉर्पोरेशन है वो होगी फॉरेन कंट्री की। ये किस लिए, मेनली इनका मेन जो टारगेट होता है वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकें या फिर इंडियन करेंसी को फॉरेन में कन्वर्ट कर सकें। करेंसी की जो मेनली परचेज एंड सेल है उसमें डील करते हैं ये, क्योंकि अगर हम एक कंट्री के इनकॉर्पोरेटेड बैंक है दूसरी कंट्री में ब्रांच बना रहा है, तो उसके पास मोस्टली हर एक कंट्री की करेंसी जो होती है वो अवेलेबल होती है। इसलिए क्योंकि करेंसी की परचेज सेल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो इसलिए प्रॉफिट के जो ऑब्जेक्टिव को लेकर ये एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। तो फॉरेन बैंक्स की एग्जांपल यहाँ पर है ग्रिंडलेस बैंक, चार्टर्ड बैंक, हांगकांग बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए ये बैंक ऑफ अमेरिका है, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो होगा अमेरिका में, इसकी सिर्फ ब्रांचेज होंगी इंडिया में। तो वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में अपनी, जैसे मुंबई, नोएडा, ऐसी सिटीज़ में अपनी ब्रांचेस बना लेते हैं ताकि हमारा बैंकिंग बिजनेस इंक्रीज़ हो सके। उसके बाद आते हैं आपके इंडस्ट्रियल बैंक्स। इंडस्ट्रियल बैंक्स वो होते हैं जो शॉर्ट और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म्स के लोन प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को। शॉर्ट टर्म के लोन बेसिकली ये नहीं देते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन जो है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होती है, ज़्यादा होती है, कम नहीं होती, ज़्यादा होती है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं उसको। और वैसे भी ये जो बैंक हैं इनको शॉर्ट टर्म लोन देने में इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म लोन ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म लोन देते हैं। और उनकी इंडस्ट्रीज़, मेजरली इंडस्ट्रीज़ पे फोकस होता है इनका। अगर इंडस्ट्रीज़ की एक्सपेंशन है, रिकन्स्ट्रक्शन है या डेवलपमेंट है, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर करते हैं, अंडरराइटिंग करते हैं डिबेंचर्स की, तो ये सारे इनके काम हैं। इंडस्ट्रियल बैंक्स की एग्जांपल आपको दे रखी है IDBI, IFC एंड SFC, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारी ब्रांचेस भी अब खुल रही हैं इनकी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पे बहुत काम कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। उसके बाद एग्रीकल्चर बैंक, जैसे इंडस्ट्रियल बैंक का मेन मोटिव था इंडस्ट्रियल बेस्ड लोन देना, तो ये कहते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर लोन देते हैं। सीड्स खरीदने हैं आपको, फर्टिलाइज़र्स खरीदने हैं, या फिर आपकी फसल ख़राब हो गई है तो उस बेस पे उस चीज़ की भरपाई करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो एग्रीकल्चर, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि किस किस लेवल पे किस किस नाम के साथ जाना जाता है एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को। तो अगर विलेज लेवल पे हो तो वो होती हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तहसील लेवल पे होती हैं कोऑपरेटिव यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और नेशनल लेवल पे नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, और उस वीडियो में हम सिर्फ नाबार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंक पे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम कर रही है। तो इसका क्या काम है, ये सारी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर है या कोऑपरेटिव यूनियन है, ये सारों का काम ये है कि इससे पैसा लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग रीजन्स में, ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। तो जब हम नाबार्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे देन आई विल डिस्कस। उसके बाद सेविंग्स बैंक। सेविंग्स बैंक क्या होते हैं? सेविंग बैंक का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली जर्मनी और जापान से आया था, क्योंकि वहाँ पर जो लोगों की पर कैपिटा इनकम थी हमसे ज़्यादा थी पहले, अब भी ज़्यादा ही है, मतलब वहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पर लोगों ने जब सेविंग्स करनी स्टार्ट करी, तो वहाँ पर से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ सेविंग्स बैंक का। जो सेविंग्स बैंक का प्रिंसिपल फंक्शन होता है इन बैंक्स का, इसका होता है स्मॉल सेविंग्स कलेक्ट करना लोगों से और इसको किसी प्रोडक्टिव पर्पस में लगाना, जिसको हम बोल सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन एट स्मॉल स्केल। ये स्मॉल स्केल पे ही होती है, जैसे हमारे एरिया में कोई बैंक है तो हम अपने मंथली सैलरी में से कुछ पार्ट जो है बचाकर उसमें डिपॉजिट करवा रहे हैं, जब हमारा मन करता है हम निकलवा भी सकते हैं। तो वो चीज़ हमारी हो जाती है क्रेडिट क्रिएशन एट स्मॉल लेवल, कि हम अपने लेवल पे कुछ सेविंग्स कर रहे हैं।
फर्स्ट सेविंग बैंक था जो हैम्बर्ग सिटी ऑफ जर्मनी में इस्टेब्लिश हुआ था 1765 में। लेकिन हमारे इंडिया में जो सेविंग्स बैंक का काम है वो पोस्ट ऑफिस करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस अलग से सेविंग्स बैंक नहीं बनाए गए हैं इंडिया में, तो पोस्ट ऑफिस वो काम करते हैं। उसके बाद आते हैं इंडिजीनियस बैंक्स। इंडिजीनियस बैंक्स जो होते हैं वो हमारे नॉन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। बाकी सारे बैंक जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे से चल रहे हैं। उनका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी स्ट्रक्चर है, उनका एक लोन देने का भी स्ट्रक्चर है। तो हर एक चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में चल रही है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट है। तो इंडिजीनियस बैंक जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। क्लियर? तो इसको ओरिजिनेटेड किया गया है इंडिया में। तो होता क्या है इसमें बेसिकली कि जो शाहूकार और महाजन होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, बड़े बड़े जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं गांव में, ऐसे जो शाहूकार होते हैं वो लोन देते हैं अपने छोटे किसानों को या फिर उन लोगों को जो कि उनके यहाँ काम करते हैं, उनके नौकर होते हैं। तो कई लोग वहाँ पर उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो बैंक्स के पास जाएं, पेपर फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करें, और वो नहीं चाहते कि हम इतनी फॉर्मेलिटीज़ के बाद लोन लें, या और उसके बाद क्या है कि वो इनसे लोन ज़्यादा प्रेफर करते हैं लेना। तो जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर 40% ऑफ एग्रीकल्चर लोन जो है अब तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, इन लोगों से आता है। ये क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी के एक्सचेंज के ऊपर उन किसानों को या उन अपने नौकरों को कुछ लोन दे देते हैं, या फिर उनके गहने ले लेंगे, या फिर उनका कुछ कीमती सामान लेंगे, घर गिरवी रखवा लेंगे। तो इसमें क्या है, एक्सप्लॉटेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। किसी का कंप्लेंट वगैरह का कुछ इशू नहीं है उसमें, कुछ किसी ग्राउंड्स पे हम कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये होते हैं इंडिजीनियस बैंक। बैंक नहीं होते हैं क्योंकि ये डील करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और लैंडिंग ऑफ लोन्स में, इसलिए इनको इंडिजीनियस बैंक में इंक्लूड किया गया है। लेकिन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। महाजन से लोन ले लिया, किसी गांव का बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति है उससे लोन ले लिया, तो दिस डजंट कम अंडर बैंक्स। लेकिन फिर भी क्योंकि ये दो मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसलिए इसको बैंक की कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर कितने तरीके के बैंक होते हैं। तो सबसे पहले आएगा यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग का कंसेप्ट ज़्यादा यूएसए में पॉपुलर है। ये क्या है, लोकल इंडिविजुअल इसको चलाते हैं, सेपरेट लाइसेंस्ड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स होते हैं। यूनिट बैंक एक डिपॉजिट बैंक होते हैं किसी बड़ी सिटी में, मतलब ये एस्टेब्लिश होते हैं, और ये अपना पैसा सारा जमा कराते हैं किसी बड़ी बैंक में, और उस बैंक को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक। तो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, कुछ ब्रांच नहीं होती इनकी, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये कुछ अदर टाइप्स हैं बैंकिंग की, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। अदरवाइज दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आएगा आपका ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग एक ऐसा मेथड है बैंकिंग का जिसमें एक बैंक जो है हेड ऑफिस एस्टेब्लिश कर लेती है किसी बड़ी कंट्री के, मान लो बड़ी सिटी में, मान लीजिए मुंबई हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, वहाँ पर उन्होंने बड़ी सिटी में हेड ऑफिस एस्टेब्लिश कर लिया, और उसकी हेड ऑफिस की ब्रांचेस वो एस्टेब्लिश करेंगे इन द होल ऑफ द कंट्री। ब्रांचेस जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी एस्टेब्लिश करी जाती हैं। तो ऐसी बैंकिंग जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ऑब्वियसली जैसे पीएनबी है, मान लीजिए पीएनबी का जो हेड ऑफिस है किसी बड़ी सिटी में होगा, तो वो उसके बाद पीएनबी की ब्रांचेस कितनी ज़्यादा है, ऐसी ही एसबीआई की आप देख लीजिए, पंजाब एंड सिंध बैंक की देख लीजिए। तो ये होती है ब्रांच बैंकिंग। तो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है ये। ग्रुप बैंकिंग भी यूएसए में ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या है, एक होल्डिंग कंपनी है जिसके पास 25% शेयर होता है अपनी सब्सिडरी, उसके अंडर जो है सब्सिडरी कंपनीज काम करती हैं, तो उसके पास होल्डिंग कंपनी के पास उस सब्सिडरी कंट्रीज़ का 25% शेयर होता है। तो यहाँ पर इंडिया में अबाउट 500 ग्रुप बैंक्स हैं जो कि इंडिया में प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं। उसके बाद चेन बैंकिंग क्या होता है कि अगर एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बहुत सारे बैंकिंग को अपने अंडर कंट्रोल कर रहा है एट द सेम टाइम, तो ये बैंकिंग भी यूएसए में ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में कुछ ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या बैंकिंग स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि ऐसी सारी बैंकिंग टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकें। लेकिन क्योंकि हम अभी उस तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो कर लेंगे आने वाले 5 से 10 साल में। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इन बैंकिंग टेक्निक्स को हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग में क्या होता है कि ये बड़े बैंक जैसे सर्विसेज देते हैं, वैसी सर्विसेज ये हमें जैसे चेक क्लियरिंग हो गया,
सेल एंड परचेज कर ली सिक्योरिटीज़ की, लोन्स एडवाइस कर दे। उसके बाद ये होते बेसिकली किसके लिए हैं, ताकि वो सेंट्रल बैंक से जो है करेंसी और कॉइन्स को प्रोक्यूर कर सकें और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, बेसिकली इनका एजेंसी फंक्शन होता है आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर, तो इनका कुछ ज़्यादा खास रोल होता नहीं है। उसके बाद 3 फेसेस आए थे ग्रोथ ऑफ बैंकिंग में। ग्रोथ ऑफ बैंकिंग से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि किस फेस में कौन सी जो रिफॉर्म है वो बैंकिंग में आया था, तो ये आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 फेसेस आए थे। फेज़ नंबर 1 था अर्ली फेज, जो 1786 से 1969 तक चला था। तो उसमें हुआ क्या क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक्स बनाए। बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास बनाया 1843 में। तो इन बैंक्स को, तीनों बैंक्स को इनिशियली कहा जाता था प्रेसिडेंसी बैंक। तो यू पीपल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ। यहाँ पर इन तीनों फेसेस में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो सबसे पहले इनको बोला जाता था प्रेसिडेंसी बैंक। उसके बाद 1920 में इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और इनको बोला गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IBI, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके यूरोपियन शेयर होल्डर्स थे और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था 27 जनवरी 1921। किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर, विंस्टन चर्चिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमिटीज़ बहुत पूछते हैं, कमीशंस पूछते हैं, बैंक्स की एस्टेब्लिशमेंट डेट्स पूछते हैं। तो ये सारी आपकी डिटेल्स जो है वो मैं शॉर्ट वीडियोस बनाकर पेपर तक शेयर करती जाऊंगी, सारे कमीशंस प्लस सारे बैंक्स की एस्टेब्लिशमेंट डेट्स और एक नबार्ड का वो टॉपिक, वो सारा मैं आपको एक शॉर्ट वीडियोस अलग अलग बनाकर उसमें शेयर कर दूंगी। उसके बाद 1965 में बनाया था इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक पहले बनाया था, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक बनाया 1994 में। 1906 एंड 1913 के बिटवीन बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ मैसूर। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया 1935 की 1 अप्रैल को। लेकिन इसका जो एक्ट था वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो फंक्शंस की कमेंसमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर 1935 में स्टार्ट करी थी, लेकिन जो एक्ट था, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक को बनाया गया था वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एक्ट 1934। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, साल से कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की वजह से इसमें ईयर में फ़र्क है, बाकी एक्ट जो है वो 1934 का ही है। तो इसमें से यहाँ पर आपको ये पूछ सकते हैं कि कैनरा बैंक किस फेस में आया था, बैंक ऑफ मैसूर किस फेस में आया था। तो यहाँ पर आपको बैंक्स के नाम याद होने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आया था फेज़ नंबर 2, जिसमें बैंक्स की नेशनलाइजेशन करी गई थी। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया और इंडिपेंडेंस के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो हमने पीछे पढ़ा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो तीनों को मर्ज किया था, तो उसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट डेट ही है 1955, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1955 है। इसका एग्जैक्ट डेट जो है सभी बैंक्स की मैं शेयर कर दूंगी इन दैट वीडियो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया गया उन तीनों बैंक को। पहले उनको बोला गया था प्रेसिडेंसी बैंक, उसके बाद उनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला गया और तीसरे में उसको स्टेट बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया, तो वो बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी गई कि सेंट्रल एंड स्टेट की ट्रांजैक्शन वो करेगी, देखेगी, कंट्रोल करेगी उसको, एक प्रिंसिपल एजेंट ऑफ आरबीआई की एक एजेंट की तरह वो काम करेगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं कि 1959 में 7 सब्सिडरीज थी एसबीआई की जिसको नेशनलाइज्ड किया गया। 1961 में इंश्योरेंस कवर जो था डिपॉजिट के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया, कि जो इंश्योरेंस का कवर था पहले डिपॉजिट्स के ऊपर नहीं था, तो उसके बाद 1961 में कुछ रिफॉर्म्स आए गए जिसके तहत डिपॉजिट्स पर भी उसको लागू कर दिया गया। 1971 में आया क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स को 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि रूरल एरिया में काम करेंगे, विलेज लेवल पर। 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको प्लीज़ चाहिए तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए यहाँ तक। ये है आपका फेज़ नंबर 2। उसके बाद फेज़ नंबर 3 में भी कुछ बैंकिंग रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। तो 1991 में देखिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी वो आई थी,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल का जो सारा था मेथड उन्होंने चेंज कर दिया था। 1991 से पहले जो बैंक्स थे सारे वो स्टेट ओन्ड थे, मतलब मोस्टली क्या था, सोशलिज्म को फॉलो करते थे वो। कि उसके बाद प्राइवेटाइजेशन करनी स्टार्ट करी चीज़ों की, ताकि गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट के अंदर सारी चीज़ें थी तो कई चीज़ों को वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो इसलिए 1991 में जब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए तो लिबरलाइजेशन के तहत गेट्स खोल दिए गए बैंकिंग के फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मिस्टर एम नरसिम्हा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर हमारे बैंकिंग कमेटी जो है उसके मतलब जो लिबरलाइजेशन है वो बेसिकली किनके रिकमेंडेशन पे आई थी, मिस्टर एम नरसिम्हा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी चुके हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद 1993 में गवर्नमेंट ने मर्ज किया न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो ये एक ओनली ऐसा मर्जर था जिसने नेशनलाइज्ड बैंक, मैंने आपको समझाया ना कि एक 1969 में मर्जर नेशनलाइजेशन हुए 14 बैंक्स का, फिर 1980 में हुआ। इससे क्या हो गया, 20 बैंक जो हमारे इन टोटल नेशनलाइज हो गए। लेकिन उनमें से 2 थे, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। उन दोनों को जब एक कर दिया गया तो ये पहला ऐसा मर्जर था जिसने नेशनलाइज्ड बैंकिंग की गिनती 20 से 19 कर दी थी। तो ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन एक पक्के से बन सकता है, जिस हिसाब से वो लेवल कर रहे हैं पेपर का। यहाँ से वो पूछ सकते हैं कि कौन से 2 बैंक्स का मर्जर था जो हुआ और बैंक्स की जो गिनती कम हुई बढ़ने की बजाय। तो ये मर्जर था न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो बस दिस इज़ द होल फॉर पार्ट 1। इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं लेके आऊँगी पार्ट 2 में। तो इसके मुझे लगता है कि कम से कम 3 पार्ट बनेंगे। तो आपको क्या है कि इस चैनल को प्यार देते रहना है बहुत ज़्यादा। यकीन करिए कि मैं जो आपके लिए ओवरव्यूज़ लेके आऊँगी, अगर आप 2 से 3 बार ही वीडियोस देख लेंगे, आपको वो खोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता वो कुछ पूछेंगे। तो मोस्टली अपनी तरफ से मैंने पूरी तैयारी करवाने की आपको कोशिश करी है इन 3 पार्ट्स में। तो आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आ रही हूँ, ओवरव्यूज़ लेके आऊँगी। जितने भी मैं पेपर तक जो कोशिश करूँगी कि सारे यूनिट्स पेपर 1 के एंड पेपर 2 के करवा दूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड अपनी प्रेपरेशन को जारी रखिए। अभी टाइम है, 1 महीना है, डट के लगा लीजिए। आपके नाम के आगे जब असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएगा तो बहुत ही खुशी होगी आपको। ये जो मेहनत है ये बिल्कुल भी दुख नहीं देगी फिर। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन से JRF रह जाता है या नेट रह जाता है तो बहुत डिमोटिवेशन होती है। लेकिन इस टाइम आपको डिमोटिवेशन नहीं होना है। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, 10 में से 6 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो इट्स ओके। आपने डीमोटिवेट नहीं होना है, बी कंसिस्टेंट। बस अपनी तैयारी की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है एंड वेरी गुड लक।